एक मिसाल है कि दर्शन छोटे मुश्किल था पाकिस्तान टीम में जगह बनाना, लेकिन कई दफा कहते हैं ना कि रजिया फंस गई घुंडों में। जो 92 का वर्ल्ड कप है उसका हॉट केक बड़ी टेक्निकल आपने सवाल किया है, और ये मेरा ख्याल है कि जब आप जैसे लोग यूट्यूब पर रन कर रहे होते हैं तो ऐसे सवाल होने चाहिए। देखें, हार्ड सिचुएशन में या इतनी प्रेशर सिचुएशन में इतना अच्छा डेब्यू मेरा जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसका मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया। सईद अजमल के रोल मॉडल होने की वजह से ऑफ स्पिनर की जो है वो जो आपके पास खेप थी वो आनी बंद हो। ये बात सच है यार, ये इतनी जल्दी अखबार में भी आ गया। घास वाला पिच, इसलिए मैंने अपना हाथ सीधा ऐसे कर दिया कि मैं तेज बॉलिंग कर रहा हूं। मुझे कम से कम 100 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे और 300+ वनडे खेलने चाहिए थे। पर ख्याल आता है तो कभी कभी ये ख्याल आता है कि जैसे तुम्हें बनाया गया मेरे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल फोर्थ अंपायर में खुशामदीद कहते हैं। आज बॉन्सर के एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, मगर उससे पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मजीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे मेहमान हैं बॉन्सर्स में पाकिस्तान के साबिक बैट्समैन जनाब मुजाहिद जमशेद, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 4 वनडे मैचेस खेले। आज हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा और छोटी ही एज में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को क्यों खैरबाद कह दिया। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपने सिर्फ 4 वनडे बताए, ये तो बताया नहीं है कि मैं पाकिस्तान ए का भी कप्तान रह चुका हूँ, मैं पाकिस्तान अंडर-19 की भी कप्तानी कर चुका हूँ और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड होल्डर बैट्समैन हूँ। और ये सारे रिकॉर्ड हैं जो मेरा ख्याल क्रिकेट में जाते हैं। और ग्रास रूट जिस तरह एक आपने जो बाउंसर की बात की कि आज हम बाउंसर के एक प्रोग्राम में शामिल हैं। अनफॉर्चुनेटली कि मैं आपके बाउंसर का उस तरह बाउंसरों का जवाब नहीं दे सकता आज जिस तरह नॉर्मली दूसरों को बाउंसर मारते हैं, लेकिन जिस तरह एक दूसरे क्रिकेटर की हिस्ट्री होती है, मेरी क्रिकेट हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है कि मेरी फैमिली में 11-12 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है जो मेरी फैमिली से है। मेरा बड़ा भाई खेल चुका हुआ है और मेरे कजन फर्स्ट क्लास खेल चुके हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा दूसरों से हट के, लेकिन जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल उन जैसी है, उसी तरह की है जिस तरह एक नॉर्मली क्रिकेटर को स्ट्रगल करनी पड़ती है कि घर से ये है कि उनको थोड़ी परमिशन नहीं मिलती, मुझे परमिशन मिली हुई थी। तो ये वो फर्क है जो मैं समझता हूँ कि दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट था। अदरवाइज स्ट्रगल वही कि बसों में जाना, उसी तरह मेहनत करनी और उसी तरह लाइन में लगना, उसी तरह अपनी बारी का इंतजार करना, उसी तरह कोच और सिलेक्टरों की तरफ देखना कि कॉपी में मेरा नाम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। तो वो सारी चीजें जो एक आम क्रिकेटर को फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें मैंने फेस की। जिस वक्त आप पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने 1997 में और पाकिस्तान ने ट्रायंगुलर टूर्नामेंट जीता ऑस्ट्रेलिया में पहली दफा, उस वक्त पाकिस्तान की टीम में बहुत बड़े बड़े नाम थे जैसे सैयद अनवर, अहमद सोहेल, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, इजाज अहमद और बहुत बड़े नाम। तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम में जगह बनाना कितना जी अहमद, ये सारे अपना मोहम्मद वसीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन दिनों, सारे बड़े नाम थे नो डाउट। और बड़े नाम कई दफा आपको कागजों पे नजर नहीं आते, वो आपको उस तरह के रिजल्ट भी देते हैं। तो आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में हमने वो चैंपियनशिप जीती जो कि पाकिस्तान एक दफा ही जीता है। तो कई दफा होता है कि दर्शन क्या कहते हैं, वो एक मिसाल है कि दर्शन छोटे फीका फीका पकवान और ऊंची दुकान फीका पकवान। फीका पकवान तो फीका पकवान नहीं था हमारा, हमने डिलीवर किया। और उस तरह के जो लोग सोचते थे कि हम कागजों में भी बड़ी टीम है और उस तरह का हमने बड़े रिजल्ट भी दिए। तो ये फर्क था कि कई दफा आपके नाम बड़े होते हैं, उस तरह का आप परफॉर्म नहीं कर सकते।
मैं ये पूछना चाह रहा था कि इतने बड़े बैट्समैन थे उस वक्त पाकिस्तान की टीम में, और उन बैट्समैनों में जगह बनाना कितना मुश्किल था। देखिए मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कभी भी मुश्किल था पाकिस्तान टीम में जगह बनाना, लेकिन कई दफा कहते हैं ना कि रजिया फंस गई घुंडों में। तो मैं एक्चुअली फंस गया था पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि मैंने जिस तरह डोमिनेट किया जब बांग्लादेश में बैट्स प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ साग, उसके बाद इंडिया में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, पाकिस्तान अंडर 19 मोहित खान कैप्टन था। उसके बाद वापस आए तो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में मैंने 6 सेंचुरियां कर दी। डोमिनिक गॉर्क और डैरन गॉफ उन दिनों बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, उनको पूरा डोमिनेट किया। माजूद खान साहब हमारे मैनेजर थे। वापिस आए, वापिस तो 6 दिन के बाद पाकिस्तान ने एक ही टीम अनाउंस होगी, टूर टू जिम्बाब्वे एंड कीनिया। वहां पे पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया और जो दूसरा टेस्ट मैच हरारे में खिलाया उसकी टीम के अगेंस्ट, तो मैंने 196 कर दिया। वापिस आया तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड होल्डर, मैंने 800 रन, जो कि सेकंड हाईएस्ट रन था वो साजिद अली था नेशनल बैंक का, उसने 300 कुछ रन किए थे, मैंने 800 के 800 से प्लस रन किए। तो मुझे यही था कि मैं जो 92 का वर्ल्ड कप है उसका हॉट केक हूँ, क्योंकि जाहिद फजल ने उतना परफॉर्म नहीं किया था जिस तरह मैंने परफॉर्म किया था। जाहिद फजल टीम के साथ चला गया तो अनफॉर्चुनेटली मैं टीम के का हिस्सा ना बन सका, जिसका मुझे आज भी अफसोस है। और उसके बाद मुझे खिलाया 97 में। 5 साल का जो गैप था वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ है। आप 97 में खेले और फिर एक ही टूर के बाद आप गायब हो गए, क्यों, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। देखिए बड़ी टेक्निकल आपने सवाल किया है, और ये मेरा ख्याल है कि जब आप जैसे लोग यूट्यूब पर रन कर रहे होते हैं तो ऐसे सवाल होने चाहिए। देखें बड़ी ऐसी चीजें हैं जिसको आप ऑफ द फील्ड बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब मैं टीम का हिस्सा बना, पहले मैच में 0 पे 3 आउट थे, पाकिस्तान की बुरी सिचुएशन थी उस वक्त। मैं जब बारी लेने गया तो 19 ओवर में 19 रन से इंजमाम चार, चौथी विकेट गिरी छठे पे। एज ए डेब्यूटेंट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जिस तरह मैंने अपने डेब्यू में पाकिस्तान, मैंने और वसीम ने मिलकर पार्टनरशिप की, पाकिस्तान को एक एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो स्कोर को डिफेंड कर सकता है, उसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट किया, उसमें मोहम्मद वसीम ने भी कंट्रीब्यूट किया और मोहित खान ने किया। ये तीन थे जिन्होंने 30+ रन किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान 149 रन किया और उसको हमने सेफली डिफेंड भी किया। और याद होगा आपको कि मैंने कभी जिंदगी में बॉलिंग नहीं की, तो मैंने उस मैच में 4 ओवर किए और उस 4 ओवर में 6 रन देके स्टुअर्ट लॉ की विकेट ली। जी। इससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग या इतना क्रिटिकल सिचुएशन में या इतनी हार्ड सिचुएशन में या इतनी प्रेशर सिचुएशन में इतना अच्छा डेब्यू मेरा जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसका मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया। सही। उसके बाद क्या हुआ कि आपने अभी यानी कि तकरीबन आपने 29-30 साल की उम्र में ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो छोड़ दिया। आपका आखिरी जो फर्स्ट क्लास का मैच है वो 2001-2002 में, उस वक्त आपकी एज तकरीबन 29-30 साल बनती है। तो क्या आप मायूस हो गए थे कि मेरी अब पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बन सकती, या कोई और वजह थी। देखिए जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो मेरा मिशन तो पाकिस्तान खेल रहा था, मेरा मिशन जॉब करना नहीं था। मेरा मिशन हमेशा से ये था कि उस कैटेगरी में फॉल करूं या अपना स्टैंडर्ड उस तरह का मेंटेन करूं कि जो टॉप क्लास प्लेयर्स होते हैं उनमें मेरा नाम भी है। लेकिन जब मैं डोमिनेट कर रहा था पाकिस्तान अंडर 19 पाकिस्तान ए में, तो अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सका। खेला मैं 97 में, जब मेरा इंटरेस्ट कह देना बड़ा आसान काम है, और देखने जी। वाले ये भी कहेंगे यार के बड़ा स्टूपिड है कि इसने बड़ी जल्दी क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था उन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि उन दिनों एक फैशन था कि जो अंडर 19 से प्लेयर आएगा वही खेलेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो 22-24 साल का होता था उसको तो वो कहते थे बुढ़ा हो गए। हाँ, तो सही। वो अब तो आप 30-35 साल की एज में भी खेल सकते हैं, लेकिन उन दिनों ऐसी ट्रेंड नहीं था। नो डाउट उन दिनों इतने बड़े नाम थे, उनको रिप्लेस करना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इस तरह T20, इस तरह वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट नहीं होती थी कि आपको एक ही सीजन में 12 टेस्ट भी मिल रहे हैं और जी। आपको 35 वनडे भी मिल रहे हैं और 26 आपको T20 मिल रहे हैं। तो इस तरह का
ना उस वक्त T20 थी, वनडे क्रिकेट 6 से 8 टोटल वनडे होते थे, तो उसमें जितने भी टॉप क्लास हमारे बैट्समैन थे उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल। सही। तो आप क्या समझते हैं कि आपने जब 1997 में आपका डेब्यू हुआ, तो उस वक्त बहुत ज्यादा लेट हो गया था, और एक बैट्समैन जो है उसकी क्या एज होनी चाहिए कि उस एज में उसका डेब्यू लाजम हो जाना चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ कि जब आप 21, देखिए 21 ऐसी एज है जहाँ पे आपकी एग्रेशन, आपकी सूझबूझ भी काम करना शुरू हो जाती है, आप अपने प्रोफेशन को डिजाइन भी कर सकते हैं, और फिक्र के साथ, चाहे आप बॉलर है या बैट्समैन है, फिक्र के साथ आप अपना प्लान कर सकते हैं। अभी अभी हुआ क्या है कि अगर हम यहाँ पे, अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा यहाँ नसीम शाह की, कि अभी जी। उसके प्लान बन रहे हैं, अभी जितने भी प्लान्स बनते हैं उसको उस पे एक्शन लेना पड़ता है, एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं अब उसका नाम नहीं लूंगा ना, मैं मुझे यहाँ पे वो टॉपिक पे बात करनी, लेकिन उसको अपने प्लान पे नई बॉलिंग करने दी जा रही, लेकिन जब 21 सही। साल का होगा वो अपने प्लान करना शुरू कर देगा। तो मैं समझता हूँ 21 के बाद जो एक परफेक्ट एज है किसी भी प्लेयर की, चाहे 12 हो गए, आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें चाहे वो फास्ट बॉलर है, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, चाहे वो बैट्समैन है। तो मैं समझता हूँ कि 21 के बाद कोई भी, कहते हैं ना, रेशमा जवान होगी, तो रेशमा जवान 21 के बाद ही होती है। नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जिनसे मेरी बात हुई है उनके मुताबिक जो बॉलर्स हैं उन्हें तो अंडर 19 के बाद फौरन जो है वो टीम में ले आना चाहिए। अगर कोई बॉलर ऐसा है कि जिसकी पेस और जिसकी लाइन और लेंथ अच्छी है तो उससे ग्रूम करना चाहिए, लेकिन जो बैट्समैन है उनको, वो आपकी बात सही है कि उनको 21 या 21 से बाद टीम में लाना चाहिए। तो फिर देखिए जैक रोडी ने आपके अगेंस्ट 267 कर दिया है, 20 साल उसकी एज है, तो मीन्स के आप पूरी दुनिया में बाबर आजम डोमिनेट कर रहा है, 22-24 साल उसकी एज है, 24 या 25 साल उसकी एज है। तो मैं जो समझता हूँ कि अगर आप क्विक लर्नर हैं, अगर आप क्विक लर्नर हैं, तो आप 21 इज द परफेक्ट एज, के जहाँ पे आप अपनी सूझबूझ के साथ अपने प्लान डिजाइन कर सकते हो, और अपने प्लान को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करने की आप में पावर आनी शुरू हो जाती है। आपने 1980s 90s की क्रिकेट भी खेली और उसके बाद आप अब मॉडर्न क्रिकेट का हिस्सा भी हैं, तो क्या देखते हैं दोनों में क्या फर्क क्या है? देखिए ये आप जो बैटिंग है वो डोमिनेट कर रहे हैं, बैट्समैन इसलिए डोमिनेट कर रहे हैं, साइज ऑफ द बाउंड्री छोटी है, और वनडे क्रिकेट में आपको पता है कि दोनों तरफ से नए बॉल लगते हैं, 25 ओवर में 25 ओवर इधर से नया बॉल, 25 ओवर से इधर नया बॉल, तो बॉल की जो शाइन वो खत्म नहीं होती, तो स्पिनर्स को इतना डोमिनेट करने का चांस नहीं मिलता, बैट्समैन के बल्ले में बड़ा नाइसली बल्ला आता है ऑल द टाइम, जिसकी वजह से 300 प्लस रन भी आजकल की क्रिकेट में ओडीआई में डिफेंडेबल नहीं है। तो ये सही। सबसे बड़ा। और जो T20 की जो बाउंड्री है उसको ऑब्वियसली एक कमर्शियल एक्टिविटीज के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो क्राउड इंटरटेनिंग करने की वजह से साइज ऑफ बाउंड्री छोटी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छक्के लगे, 180 रन हो, फिर चेज भी हो, यही क्राउड देखने आता है। क्राउड कभी भी किसी की 5 विकेट नहीं देखने आएगा, ना उनको 5 विकेट नजर आने चाहिए कि एक बॉलर ने 6 विकेट ले लिए या 5 विकेट, वो सिर्फ और सिर्फ फायर वर्क देखने आते हैं, फायर वर्क होता रहे और वो इंटरटेन करते रहे और वो एंजॉय करते रहे। दिस इज बेसिकली T20 ऑल अबाउट। आप क्या समझते हैं कि T20 क्रिकेट ने जो टेस्ट क्रिकेट है उसका जो टेस्ट का एक अच्छा इम्पैक्ट था, और जो टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहते थे लोग उस पे बहुत बुरा असर डाला है? नहीं नहीं, देखें ये मैं आपके यूट्यूब चले, ये भी आज आपके चैनल के थ्रू लोगों को एक चीज समझा दूं कि ये आपकी अपनी फिटनेस और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फॉर्मेट को अडेप्ट करते हैं। आज भी मैंने, मेरे बेटे का जो टेलीफोन नंबर है उसका नंबर है 20 50 90, 20 50 90, कि अगर क्रिकेटर बनना है तो तूने 20 ओवर का भी बनना है, तो 50 ओवर का भी बनना है, और 90 ओवर्स होते हैं टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में, तो आपने 90 ओवर, ये मीन कि टेस्ट क्रिकेट का भी, तो इट्स डिपेंड नाउ कि आपको डेवलप कैसे किया जाता है। अगर यहाँ पे मैं वार्नर की मिसाल दूं, तो वार्नर ने पहला T20 खेला, उसके बाद ओडीआई खेला, जब वो पक गया उसके बाद उसको टेस्ट क्रिकेट में ले गया। तो
वार्नर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दोज जो वो ये कहे कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हो तो T20 नहीं खेल सकते, अगर T20 खेल सकते हो तो ओडीआई नहीं खेल सकते। तो वार्नर इज द बेस्ट एग्जांपल। अगेन मैं आपको कहता हूँ कि जिसने T20 के बाद ओडीआई के बाद टेस्ट क्रिकेट में ये आपकी डेवलपमेंट जो है फिलॉसफी उस पर बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि डिपेंड करता है कि आप मैं अपने देखने वालों को ये भी बताता चलूं कि आपने हाल ही में कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेवल 3 का कोचिंग कोर्स भी मुकम्मल किया है। उस पर हम आपको बहुत सा मुबारकबाद देते हैं। आप क्योंकि कोचिंग फील्ड में बहुत एक्टिव भी हैं, तो आप ये बताएं कि अब पाकिस्तान के पास ऑफ स्पिनर जो है वो क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जब सही था, सही जनवर जब था, तो थोड़ा सा वहां पे थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट में गलती होगी, क्योंकि जब आप बच्चे 16 18 20 साल के बच्चे जब उसको फॉलो करना शुरू हो गए, उसकी अडेप्टेबिलिटी करना शुरू हो गए, उसके एक्शन को अडेप्ट करना शुरू हो गए, उससे क्या हुआ, उससे बहुत ज्यादा बॉलर जो थे वो अपनी नेचुरल बॉलिंग एक्शन से हट के वो दूसरे पे चले गए। वो चॉकिंग करनी शुरू हो गई, चकिंग करनी शुरू हो गई, वो सस्पेक्ट एक्शनों में चले गए। तो ये आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ सईद अजमल के रोल मॉडल होने की वजह से ऑफ स्पिनर की जो है वो जो आपके पास खेप थी वो आ नहीं बंद हो। और आजकल के जो लड़के हैं उनका फिटनेस लेवल जो है वो उस लेवल पर नहीं होता कि हम इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके फिटनेस लेवल को मीट कर सकें। तो इसकी क्या वजह है? कई दफा हमें टीम में उन लोगों को भी सिलेक्ट करना पड़ता है जिनका 100% फिटनेस लेवल नहीं होता। देखिए, पहले के मुकाबले में जब मिकी आर्थर आया, उसने बहुत ज्यादा आपको एज ए फिजिकली इतना फिट कर दिया था कि आप अपनी जो ट्रेनिंग है उसको एंजॉय करना शुरू हो गए थे। और जब आप अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करते हैं, दैट मीन यू वांट टू बी अ गुड, फिटनेस चाहिए ना आपको। तो उससे सही। होते हुए ये कल्चर डेवलप हुआ था। मैंने भी वो कल्चर देखा। मैं बड़ा फॉलो कर रहा था उन दिनों मिकी आर्थर को कि किस तरह की डेवलपमेंट, ये कौन कौन से फेसेस हैं जिसको ये डेवलप कर रहा है, लेकिन उसमें फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उसने एग्रेशन एग्रेशन क्रिकेट को डेवलप किया, प्रमोट किया, और उसके आपने रिजल्ट भी देखे देखे रिजल्ट ऑन एंड ऑफ होते रहे तो मोर देन गुड इनफ। जिस तरह आपने देखा चैंपियनशिप भी उसने जीती, और इमाद वसीम को बड़ा डेवलप किया। मैं नो डाउट मैंने भी डेवलपमेंट में इमाद वसीम की काफी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उसने इमाद को काफी एक बूस्ट दिया और उसको प्रमोट किया। तो मैं समझता हूँ आज भी वो पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दे रहा है और होप के आने वाले वक्तों में भी वो सर्विसेज देगा। तो उसने एक कल्चर डेवलप कर दिया जब जिससे फिटनेस लेवल काफी इम्प्रूव हुआ। और अगर आपकी हम क्या बात का समझे? जवाब दूं, अगर जी। आपकी बात का जवाब दूं, थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में उस तरह की डाइट नहीं होती, उतनी एनर्जेटिक नहीं होती जितनी आपको इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में। इस तरह की हमारे पास प्योर चीजें नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को कोई ना कोई पार्ट डैमेज कर जाता है, जिसकी वजह से उस तरह की आप में पावर नहीं रहती। तो ये आई कैन सी दैट। कुछ अभी मीडिया पे खबरें सर्कुलेट हो रही हैं कि मुजाहिद जमशेद बहुत जल्दी पाकिस्तान वुमेन टीम के कोच बनने वाले हैं। तो क्या ये बात सच है? यार ये इतनी जल्दी अखबार में भी आ गया या कोई मेरा नाम आएगा या मुझे कंसीडर किया जा रहा होगा, वो मेरा फंडामेंटल। और उस चीज को उसकी उसकी क्वालिफिकेशन के लिए मैं हर वो चीज फुलफिल करता हूँ, क्राइटेरिया को मीट करता हूँ जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए लिहाजा आपके प्रोग्राम में बैठ के यही बात कर रहा हूँ कि कोई मैं कोई सोची नहीं हूँ, या मैं एक मेरा एक जेन्युइन राइट है। मैं एक क्रिकेटर हूँ और मैं क्रिकेटिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक सर्टिफाइड क्रिकेट कोच हूँ। और क्रिकेट की दूसरों की निस्बत, नो डाउट हर बंदे का अपना अपना एक डिपार्टमेंट लेवल होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे क्रिकेट गेम सेंस जो है वो कुछ ज्यादा ही दी है शायद, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे अब इस का हिस्सा होना चाहिए ताकि मैं मॉडर्न क्रिकेट को
कहीं ना कहीं अपने कंट्रीब्यूशन दे। आपके ख्याल में क्या एक जो बड़ा नाम है वो कोचिंग के लिए बेस्ट होना चाहिए, या एक जो सर्टिफाइड कोच है, नाम बेशक बड़ा हो या छोटा हो, वो कोचिंग के लिए बेहतर रहता है? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। अब यहाँ पे भी आपका ही काम है, जिस तरह मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, मेरा ही काम है एजुकेट करना। मैं एजुकेशन कोच, एजुकेशन, प्ले डेवलपमेंट, ये वो सारे काम कर रहा हूँ कि शायद कोई मेरे प्रोग्राम या यूट्यूब चैनल देखने से कुछ ना कुछ नेचर को भी साथ रखे, ताकि आप प्ले डेवलपमेंट में बेहतर अंदाज से बेहतर रिजल्ट ले सकें। यहाँ पे आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि देखिए, जब आपका क्रिकेट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एजुकेशन एक्सपीरियंस, नो डाउट जी। इसमें बायोग्राफी भी है, इसमें अर्थ मूविंग है, इसमें सन है, इसमें एनिमल मूव है, इसमें ग्रेविटी है, तो ये सारी आपको पढ़नी पड़ती हैं। फिर जाके आप सही। अपना जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है और एजुकेशन एक्सपीरियंस को जब ज्वाइंट करते हो, तो आप एक बेहतर कोच बन सकते हो। तो कोचिंग में एजुकेशन या सर्टिफाइड होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ मॉडर्न डेज। सही। अभी पीएसएल के जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो नवंबर में पीसीबी ने कराने का ऐलान किया है। तो आपकी एक तो फेवरेट टीम कौन सी है, और क्या देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स इस दफा या कराची किंग्स, दोनों में से एक नई हमें चैंपियन मिलेगी? डेफिनेटली, जिस तरह लाहौर कलंदर ने कम बैक किया, जिस तरह उसने पीछे से, ये ऑलमोस्ट ऐसे लगता था जैसे टूर्नामेंट से निकल गई, जिस तरह उसने कम बैक किया, तो लगता यही है कि जो पीछे से आके ज्यादा जोर से धक्का देंगे। ओबियसली मैं लाहौरिया हूँ, लाहौर में रहता हूँ, तो ओबियसली मेरी जो सपोर्ट है वो लाहौर के साथ ही होगी। लेकिन यहाँ पे अगर लाहौर और कराची का मैच हो और तो चैंपियन कोई भी हो, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। सही। आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आप कभी भूल नहीं सकते? बिल्कुल, मुझे बड़ी अच्छी तरह एक वाकया याद है कि जब मैं पहला ही डेब्यू मैच खेल रहा था, तो 149 पे हमारी टीम आउट हो गई। तो थोड़ा सा माहौल, क्योंकि उस मैच में वकार यूनिवर्सिटी मैच खेला था, तो लंच टाइम वकार को फीलिंग आनी शुरू हो गई कि यार ये इस मैच में, क्योंकि पिच थोड़ा सा घास वाला था, इस मैच में अगर मैं खेलता, मैं समझता हूँ कि हम ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते। हमारी मेरी भी यही फीलिंग थी कि यार इस पिच पे वकार होता तो, क्योंकि 149 अगेंस्ट टॉप वर्ल्ड क्लास टीम को डिफेंड करना आसान काम नहीं था। तो लंच बिल्कुल। टाइम मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब हम ग्राउंड के अंदर जाने लगे, तो वसीम अकरम मेरे सामने बैठा हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि मुझे तू बॉलिंग कर लेना है। तो मैंने अपना हाथ ऐसे किया, यानी कि मैं बताने लगा था कि मैं ब्रेक टॉप ब्रेक। तो क्योंकि घास वाला पिच, इसलिए मैंने अपना हाथ सीधा ऐसे कर दिया कि मैं तेज बॉलिंग कर रहा। उसने कहा कि ज़हनी तौर पे तैयार है ना, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें अंदर बॉल कर रहे हैं। उससे पहले मुझे याद है कि 2 मिनट रहते थे, मैं ग्राउंड में जा रहा था, तो मुझे पीछे ग्राउंड के पीछे नेट से वहां लेके गया। देखिए, इस तरह के कप्तान होने चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि जो रिस्क ले सकते हैं। डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऐसे ही होती है, जब तक आप अपने फैसलों को स्ट्रांगली फॉलो नहीं करेंगे और आप रिस्क टेकिंग कप्तान नहीं बनोगे, तो आपके लिए लॉन्गर रन के लिए चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वो प्लस पॉइंट था वसीम अकरम का कि वो करके दिखाता था कि अगर उसने बात की, फिर वो उस तरह के रिजल्ट भी देता था। आप देखें, सकलैन मुश्ताक को उसने इंट्रोड्यूस कराया आखिरी डेथ ओवरों में। कभी भी कोई कप्तान ऐसा रिस्क ना ले, वो रिस्की था और उसको रिजल्ट भी बड़े जबरदस्त मिले, और ना सिर्फ अपने रिजल्ट, बल्कि उसने दुनिया में पाकिस्तान का भी बड़ा नाम रोशन किया है। सही। आप क्या समझते हैं कि अभी पाकिस्तान की जो टीम है उसमें हमें एक ऑलराउंडर की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम शाहिद अफरीदी, अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक के बाद कोई अच्छा ऑलराउंडर ढूंढने में नाकाम रही है? देखें, जो जंबो जेटर है, जो जंबो जहाज होता है, उसके दो इंजन होते हैं। एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करता है, ऐसे ही
सही। अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद, और ऊपर जो जहाज का जो टॉप होता है वो होता है शाहिद अफरीदी। इतना ताकतवर, जब आपके पास यूनिट हो, इतना ताकतवर प्लेन हो, तो जितने मर्जी पैसेंजर बैठा दो, जहां मर्जी ले जाओ। फिर टी वो कहता है 20 kg का वजन भी डालने की जरूरत नहीं, जितना मर्जी वजन ले जाओ भाई, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली तीनों बड़े ग्रेट ऑलराउंडर से पाकिस्तान को उस तरह के ऑलराउंडर चाहिए, और मैं भी हमेशा ख्वाहिश करता हूँ, और इसी को सामने रखते हुए मैंने भी अपने बेटे को ऑलराउंडर बनाया है। और यही समझा के कि यार महमूद और अब्दुल रज़ाक और ऊपर शाहिद अफरीदी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे पाकिस्तान। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान को ऐसे ऑलराउंडर्स मिले और एट ए टाइम मिले, ताकि हम भी अगले 10 साल क्रिकेट को डोमिनेट कर सकें। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की क्रिकेट में हम लोग इस चीज पर जोर नहीं देते कि जब एक हमें अच्छा प्लेयर मिल गया है तो हम उसी पे से भरोसा करना शुरू कर देते हैं, हम उसका मुतबादल नहीं ढूंढते। और जब वो प्लेयर या ऑलराउंडर या बॉलर बैट्समैन हो कोई भी हो, वो टीम से निकल जाता है तो फिर हम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ा नेचुरल सा सवाल आपने किया कि एक प्ले पे ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। कि देखिए अभी आप 4 नंबर से ओपन पे आ गए, इस तरह आप जब मेक शिफ्ट करते हैं चीजों को, इसका मतलब कि आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है, तो ये ट्रस्ट खत्म करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ 6 और 7 पे आपको एक पावर हिटर भी लेके आना पड़ेगा, रज़ाक और अजहर महमूद की तरह। और जो 10 ओवर ईमानदारी से और रिस्पेक्टेबल तरीके से, ये ना हो कि 3 ओवर किए, कप्तान ने आपको दिए, बाद में बॉल ले लिया और बाकी 7 ओवर आप ही या मुझे करने पड़े। तो आपको 10 ओवर कंप्लीट कोटा करने वाले भी बॉलर ढूंढने पड़ेंगे, और उस सिचुएशन में जो 16 बॉल पे 36 रन करने वाले भी ढूंढने पड़ेंगे। तो ये मेरी सजेशन है। इसमें आपको किस चीज का दुख होता है कि ये चीज मुझे नहीं मिली? मुझे कम से कम 100 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे, और 300+ वनडे खेलने चाहिए थे। T20 तो मैं कह नहीं सकता कि उन दिनों कोई कॉन्सेप्ट नहीं था T20 का, इस चीज का मुझे रिग्रेट है। लेकिन स्टिल आई 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 एम वेरी वन ऑफ देम के चले यहाँ सितारा तो लगा, और मैं उस टीम का हिस्सा था जो चैंपियन हुआ। तो यही सोच सोच के कभी कभार ख्याल आता है, तो कभी कभी ये ख्याल आता है कि जैसे तुम्हें बनाया गया मेरे लिए। तो चलो, कुछ कुछ मैच सही, लेकिन खेल गए, अल्लाह का शुक्र है, इज्जतदार तरीके से खेले। आपके ख्याल में क्या अगर आप मॉडर्न क्रिकेट में होते तो आप ज्यादा क्रिकेट खेल जाते उन डेज की निस्बत, क्योंकि उस वक्त एक हैवी वेट टीम थी जिसमें नाम बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी आप उस में आपने नाम बनाया। तो अगर अभी आप खेलते तो इस वक्त आप ज्यादा क्रिकेट खेलते? देखिए जो मेरा बैटिंग स्टाइल था वो मॉडर्न क्रिकेट को ही सूट करता, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर, और काफी पावरफुल खेलने वाला प्लेयर। और अगर आप ये समझते हैं कि फिटनेस पॉइंट ऑफ फिटनेस मेरी आपके सामने है, तो आप कह सकते हैं कि यार आप मॉडर्न क्रिकेट में होते तो आप इजीली 5 6 साल 10 साल आप सर्वाइव करते, क्योंकि मैं एक अच्छा फील्डर भी था और पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकता था। तो वो सारी क्वालिटीज थी मेरे में, जो एक मॉडर्न क्रिकेट या ऑलराउंडर में होनी चाहिए। आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? या ये मेरे दिल का सवाल भी है। देखिए मैं दुनिया का वाहिद ऐसा कोच हूँ, शायद आपने भी कुछ प्रोग्राम देखे हो मेरे यूट्यूब पे, कि जी। जो नेचर को और नेचर को क्रिकेट में लेके आया है डिफरेंट तरीके से, जिससे आपकी मसल्स मेमोरी और रूटीन कोचिंग की मसल्स मेमोरी से 10,000 गुना ज्यादा फास्टर आपकी ब्लड में जाता है। क्योंकि सही। आपने भी एक दो वीडियो देखी तो आपको भी फील हो गया होगा कि यार ये तो मैं कभी नहीं भूल सकता, किस तरह की कोचिंग फार्मूलाज या किस तरह के कोचिंग इजी मेथड में रह के और बड़ी चीजों को हाईलाइट करना। और ये मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं कोचों को एजुकेट करूँ, प्लेयर डेवलपमेंट करूँ, ताकि वो जो साल में काम करना है उसको मैं 1 महीने या 40 दिन के अंदर लेके आऊँ। तो यही ख्वाहिश है कि मेरे यूट्यूब के थ्रू
अगर कोई एजुकेशन ले रहा हो या डेवलप कर रहा हो तो मुझे इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिल सकती। सही। हमारे जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से। देखें, मैं जो भी क्रिकेटर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको एक ही मैसेज है, आधा पचहत्तर काम नहीं करता। आधा सही। यार, खेल रहा है नहीं खेल रहा है, अगर खेल रहा है तो फिर दिल से खेलो, कमिटमेंट के साथ खेलो। अगर नहीं खेल रहा तो से गुड बाय। उसकी उसकी वजह ये है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप कहते हैं ना कि ना तितर ना बटेर, इन बिटवीन जब फंस जाते हैं तो आपके लिए चीजों को उस तरह स्टैंडर्ड मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा आपके यंगस्टर जो क्रिकेटर्स हैं या प्लेयर डेवलपमेंट में जो देख रहे होंगे आपका प्रोग्राम, उनको एक मैसेज है कि काम करो तो दिल से और पूरा करो, उसके आउटकम बेहतर निकलते हैं। वरना आप टाइमली इस चीज से पीछे हटते हो और बेहतर और भी बेहतर काम। क्या आपके बाद आपके साहबजादे जो हैं वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, उसमें वो सारी एबिलिटी है जो मॉडर्न क्रिकेट में किसी भी के प्लेयर के पास होनी चाहिए। इज अ 6 फुट 3 इंच हाइट, ही इज अ ब्यूटीफुल बेसिक्स, पावरफुल हिटर है, बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, हर शॉट 360 डिग्री पे वो शॉट्स मारता है, हर तरह के उसके पास शॉट्स हैं। T20 वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, सारी उसमें खूबियां साथ। वो आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पिनर है, आउटस्टैंडिंग फील्डर है। सही। थैंक यू सो मच मुजाहिद भाई कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और हमारे साथ खुलकर अपने दिल की बातें की और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको ये बताया कि कोचिंग खाली जो है वो बैट पकड़ना सिखाना नहीं होता, बल्कि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह आपको लाजमी दोबारा मैं ज़हमत दूंगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।